नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय विकास से संबंधित अहम मुद्दों पर होगा मंथन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। असम के दार्जिलिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर लगाया एप्स्टीन फाइलों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। कहा, न्याय विभाग चुनावी धोखाधड़ी की जांच से भटका रहा है ध्यान। जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वे कर्नाटक के कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वहीं 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 26 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसंख्यिकी लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता की अधिकतम करने तथा समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। और पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण की सुनवाई का चरण शुरू हो रहा है। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3234 टेबल पर आज सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 11 टेबल पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे अधिक सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में है, जहां 9 केंद्रों पर सुनवाई होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी। ये वे मतदाता हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और वे अपने माता पिता या दादा दादी का नाम भी 2002 की सूची में होने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। सीईओ कार्यालय ने बताया कि पूरे राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 31,68,424 है। 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होने वाली इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस प्रक्रिया में सीसी कैमरा या वेबकास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ईआरओ, एईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे।
रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने के कारण 778 माइक्रो ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर अनुपस्थिति का कारण बताने को भी कहा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास एवं अमृत मंडल की हत्याओं के विरोध में पूरा देश गुस्से में है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मशाल रैली निकाली है। वहीं सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। होटल मालिकों के संगठन ने बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे न देने का निर्णय लिया है। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने नए साल तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके और झारखंड में 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन तक घना कोहरा हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। और यहां रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? एमडीएच। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। इस बदलाव को लेकर खासतौर पर राजस्थान के बारां जिले की सुंदलक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजपुरा ग्राम के श्रमिकों ने संतोष जताया है। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि नरेगा को जी राम जी नाम दिए जाने से योजना के प्रति नई पहचान और अपनापन महसूस हो रहा है। अब वे राम जी की सेना के रूप में गांवों के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही श्रमिकों को उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ साथ कार्य प्रणाली में भी और अधिक सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, नरेगा का नाम जी राम जी रखा हुआ है, विकसित भारत का। तो ये नरेगा में हमें बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी, अवधि थी,
तो 125 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब जी राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, जय राम जी हो गया। बहुत बढ़िया धन बढ़ गया, बहुत मजूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। लाभार्थियों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है। अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं, जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती मना रहा है। देखिए इस अवसर पर डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। आज देश उनकी 359वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, साहस और बलिदान के सिद्धांतों को समर्पित कर दिया। अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को संघर्ष और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना करके इस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने ये एक संदेश दे दिया कि आने वाले समय में कोई भी किसी का धर्म का चिराग बुझाएगा, जब मंदिर गिराएगा, जब कोई अत्याचार करेगा तो मैं एक खालसा ऐसा पंथ सजा दूंगा वो हर बार समय समय पे अपना बलिदान, अपनी शहादत देने के लिए तैयार होगा। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में धर्म और मानवता की रक्षा को सर्वोपरि रखा। 5 प्यारों के माध्यम से उन्होंने साहस, आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज का जब पटने की धरती पे प्रकाश होता है तो जब वो ये मैसेज था कि अज्ञानता के अंधेरे को मिटा के चानना, रोशनी, प्रकाश देना कि हम सब एक हैं। आज जब भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है, ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी के विचार और सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सिख धर्म के प्रचार, प्रसार और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पटना साहिब का विकास और करतारपुर कॉरिडोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो आस्था और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करते हैं। आज देश भर में सभी श्रद्धालु प्रातःकाल से ही गुरुद्वारे जाकर
अपना मत्था टेक रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हमें सत्य, साहस और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज इस पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के निर्माण में अपना योगदान दें। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज महान शायर मिर्जा गालिब की जयंती है। उन्हें भारतीय काव्य परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय शायरों में गिना जाता है। गालिब ने मानव जीवन के उतार चढ़ाव और संवेदनाओं को अपनी शायरी में बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोया है। लगभग 200 साल पहले पुरानी दिल्ली की गलियों से एक आवाज उभरी। ऐसी आवाज जो भारतीय काव्य परंपरा की सबसे सशक्त आवाजों में से एक मानी गई। ऐसी आवाज जिसने उर्दू कविता को मानवीय संवेदनाओं और भारतीय जीवन दर्शन से जोड़ा। ये आवाज थी महान शायर मिर्जा गालिब की। को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यूं तो गालिब ने फारसी में भी शायरी की, लेकिन असल लोकप्रियता उर्दू शायरी से मिली। उन्होंने हजारों पन्नों की शायरी नहीं लिखी। वो जो कविता संकलन छोड़ गए उसमें 250 गजलें भी नहीं हैं। इसके बावजूद उनकी रचनात्मकता उस स्तर की थी कि वो महानतम भारतीय शायरों में गिने जाते हैं। वो दक्षिण एशिया के उन शायरों में शामिल हैं जिनका अनुवाद सर्वाधिक भाषाओं में हुआ है। उनके रचना दर्शन को समझने के लिए विश्व भर के विद्वानों ने भाष्य लिखे। गालिब के रचना संसार पर विभिन्न भाषाओं में 1000 से अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। गालिब सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले शायरों में शामिल हैं। सियासत की गर्मागर्म बहस में भी उनके शेर जगह बनाते हैं और मोहब्बत के खतों को सजाने में भी काम आते हैं। वैसे अपनी शायरी में मुस्कुराने वाले इस रचनाकार का जीवन संघर्ष का पर्याय रहा। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए। 9 वर्ष की उम्र में अभिभावक चचा का भी निधन हो गया। 13 साल के थे तो शादीशुदा जीवन का बोझ कंधों पर आया और दिल्ली पलायन करना पड़ा। छोटे भाई की हत्या हुई। एक भी संतान जीवित नहीं रही। जिसे गोद लिया था वो भी कम उम्री में चल बसा। इन सब परेशानियों के बाद भी गालिब अपनी कविता में जीवन की गुत्थियां सुलझाते रहे। गालिब का 71 वर्ष का जीवन मानवीय संवेदनाओं और जीवन के एहसासों को शब्दों में संजोने का सफर है। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। मालिक अख्तर, डीडी न्यूज़। और दिल्ली में आयोजित गोधन प्रदर्शनी इस वक्त चर्चा का विषय है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में कलाकार महेश वैष्णव ने गोबर को अद्भुत रूप दिया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से गोधन, सनातन संस्कृति, गौसेवा और राष्ट्र सेवा का संदेश देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई कलाकृति लोगों को सर्वाधिक आकर्षित कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में गोधन कला प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खासियत है इस प्रदर्शनी की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश वैष्णव जी, जो कलाकार हैं, जिन्होंने गोधन से बहुत कुछ बनाया। सर क्या लेकर आए? 3 साल से मैं गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ। वैसे पेंटिंग बनाते हुए 40 साल हो गए मुझे, और गोधन से इसलिए कि गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा है। गौ माता की महिमा देश विदेश में सब दूर फैले, और मैंने संपूर्ण रामायण जी बनाई है जो कि 2 साल में कंप्लीट हुई मेरी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा बनाई, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई कि आगे से आगे गौ माता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैंने मोदी जी की पेंटिंग बनाई है। प्रिंस चार्ल्स के पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी हुई है। आज चिदानंद जी के द्वारा हनुमान चालीसा का अनावरण हुआ है,
जो कि वो गोधन से बनी है। 6 महीने में पेंटिंग बनेगी। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपने यहाँ पर बनाई हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो जैसे कि गौ सेवा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और साथ साथ के सनातन के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो यूथ के लिए जो प्रधानमंत्री के संदेश है वो भी मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से बना रहा हूँ। लोग कितना पसंद कर रहे हैं गोधन को लेकर? ये बहुत पसंद कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी में मैं इकलौता कलाकार हूँ जो गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ और ईश्वर बनवा रहे हैं। मैं तो क्या बना रहा हूँ, क्योंकि अगर गौ माता का वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो जहाँ पे भी जाता है तो एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पर अगर आप वैसे देखा जाए कि अगर हम किसी मंदिर में जाएंगे तो 5-10 भगवान को दर्शन करते हैं, पर गौ माता के हिसाब से अगर हम गोधन थोड़ा सा भी होता है तो फिर सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो अगर आप भी यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर आ रहे हैं तो ये प्रदर्शनी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक कलाकारी देखी जा सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बछड़े को दुलारते हुए जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 ग्रामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर एप्स्टीन फाइलों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। ट्रंप का दावा है कि न्याय विभाग चुनावी धोखाधड़ी की जांच से ध्यान भटका रहा है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन से संबंधित 10 लाख पेज मिले हैं और अधिकारियों से मामले से जुड़े नामों की जारी करने का आग्रह भी किया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रिपब्लिकन नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के एप्स्टीन से संबंध थे। ट्रंप की ये पोस्ट क्रिसमस की पोस्ट के बाद आई। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा पारित एक नए कानून के तहत जैसे जैसे और दस्तावेज सार्वजनिक होंगे, डेमोक्रेट्स को बहुत कुछ समझाना होगा। और भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 113 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के आक्रामक अर्धशतक की मदद से लक्ष्य को 13.2 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 7 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका के लिए चमारी ने हासिनी परेरा 25 और काविशा दिलहारी ने 20 और इमेशा दुलानी ने 27 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। साल 2025 में साइबर अलर्ट ने आपको और आपके परिवार को हर खतरे से पहले ही अलर्ट किया। चाहे डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो या चमकते इन्वेस्टमेंट के जाल में फंसने का लालच, लोन ऐप के नाम पर ब्लैकमेल या फिर फेक जॉब ऑफर, हर बार हमने सच उजागर किया।
हमने न सिर्फ आपको सतर्क किया बल्कि बचाव के आसान और कारगर उपाय भी बताए। 2025 में लाखों लोगों ने हमारी आवाज सुनी और स्कैमर्स का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन 2025 के सबसे खतरनाक साइबर स्कैम्स जिसमें हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो 24 घंटे जब नजर कैद रहता है, मतलब आप अगर सोते भी हैं तो आपको वीडियो कैमरा ऑन रखना होता है। इसके साथ जो भय और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो क्रिएट होता है, उसी के चक्कर में विक्टिम है वो और भी आसानी से पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। विक्टिम अधिकतर ज्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, क्योंकि घर बैठ के काफी बार उनको दो चीजों का डर रहता है। तो थोड़ा डिजिटली इतना टेक सेवी नहीं होते, और दूसरा चीज ये है कि उनको समाज में उनकी इज्जत क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, उसका थोड़ा ज्यादा भय होता है। तो ये दो चीजों की वजह से सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट में ज्यादातर टारगेट किया जाता है। फर्जी कॉल, हर संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले अब आप सोचते हैं, क्योंकि जागरूकता हमारी ताकत है। 2026 में भी साइबर अलर्ट आपके साथ है। हम नए खतरों पर नजर रखेंगे, सच सबसे पहले आपको बताएंगे और मजबूत बचाव के टिप्स देंगे। नए साल में भी साइबर सतर्क रहने के लिए देखिए कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साल 2025 का आखिरी एपिसोड, हम आपको बताएंगे कैसा रहा साइबर खतरों के नजरिए से ये साल, क्या बड़े कदम उठाए गए हैं देश में इन्हें नियंत्रित करने के लिए। डिजिटल अरेस्ट इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना। इसमें ये पॉपअप हो गया फेसबुक पे कि हमारे साथ जुड़ो तो डेली 5 to 10% का प्रॉफिट आप कमा लोगे आसान। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के नकली एप्स बनाकर हो रहे हैं स्कैम। ऐप जो है आप अपने ऐप स्टोर से ही करें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड न करें। तो देखिए साइबर अलर्ट का वर्ष 2025 का ये आखिरी एपिसोड सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।